हेलो नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले। दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा, बेहतरीन और शानदार क्लास होने वाली है। हर एक क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा बेकरार। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस सवाल से। दोस्तों हमने पिछली क्लासों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात कर ली है, लेकिन आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होगी इस सवाल से। दोस्तों आपको बेकरार समझ में आएगा, जहां पर डायग्राम की जरूरत होगी वहां पर डायग्राम बनाकर आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहिए। देखिए, संरचनात्मक सोपान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दोस्तों संरचनात्मक सोपान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। आप इसका आंसर पढ़ोगे तो भी दोस्तों आपको काफी हद तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा दूं तो दोस्तों आपको उसी समय आपके होगी कि वास्तव में संरचनात्मक सोपान आखिर होते क्या है। इस पर हम अच्छी तरीके से संक्षिप्त में टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, नदी का जो तल होता है, जैसे कि कोई भी नदी जा रही है, उसका जो तल होता है, उसका जो तल वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, उस मार्ग में कोमल तथा कठोर चट्टानों की परतें एकांतर क्रम से क्षैतिजिक स्थिति में तिरछे हो जाती है। नदी जलधारा द्वारा मुलायम चट्टानों का तो अपर्दन हो जाता है, लेकिन जो जबकि कठोर चट्टानें वो अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसी स्थिति में नदी घाटी के तल में दोनों तरफ सोपानाकार सीढ़ियां बन जाती है। इन्हीं को संरचनात्मक सोपान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम की माध्यम से समझाया जाएगा कि आखिर संरचनात्मक सोपान आखिर होते क्या है। ठीक है दोस्तों, संरचनात्मक सोपान को हम सिंपल लैंग्वेज में डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं। देखिए, संरचनात्मक सोपान को समझते हैं कि देखिए, हेडिंग लगा देते हैं संरचनात्मक सोपान। ठीक है, संरचनात्मक सोपान के बारे में आपको सवाल पूछा जा रहा है। आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं, फिर आप भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि ये नदी का तल जैसे कि ये कोई क्या जा रही है, नदी जा रही है। नदी किस प्रकार से होती है आप सभी जानते ही है। आप इसको नहर का रूप भी मान सकते हैं, नदी का रूप मान सकते हैं। एक प्रकार से आप जैसे कि मान सकते हैं, झरनों का रूप मान सकते हैं। ठीक है, पहाड़ी पर झरने तो नदी होती है। ठीक है, तो नदी का जो तल वाला भाग होता है, ये दोस्तों खड्डा है। ठीक है, बीच वाला खड्डा है, और ये जो है वो साइड में क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, कीपाकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानी लगातार बहता रहता है। तो लगातार इसमें पानी बहेगा। ठीक है, इसमें लगातार पानी बहेगा तो क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, तो इसमें जो चट्टानें होती है, चट्टानों का बीच वाला ये खाई है। ठीक है, तो यहाँ इधर उधर दो रहा है, तो यानी कि यहाँ जो खाई वाला भाग है, जो तल वाला भाग है, इसमें इस प्रकार की धारियां बन जाती है। आपने देखा होगा कि आप जिस प्रकार से किसान खेत में क्या करता है, खेती करता है, तो उस समय वो जो अपनी खेत करता है तो क्यारियां बनाता है। ठीक है ना, क्यारियां बनाता है, तो छोटी छोटी जिस प्रकार से ये किसान की क्या है, क्यारियां। ठीक है, क्यारियां बनाते हैं, तो जो साइड वाला इस प्रकार से यहां से पानी जाता है। ठीक है, फिर इधर जाता है, यानी कि वहां पर जो यहां से पानी बहता है, तो आपने इस वाले पानी भाग में देखा ही होगा कि इस प्रकार की क्यारियां बन जाती है। क्या बन जाती है, इस प्रकार से लाइनें बन जाती है। ठीक है, और वो लाइनें इस प्रकार से होती है जैसे सीढ़ी नुमा होती। क्या होती, सीढ़ी नुमा, कोई ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार की सीढ़ी नुमा लाइनें आपने खेतों में देखी होगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि झरने बहते पहाड़ों पर, तो वहां पर इस प्रकार की खाई होती है, तो उसमें भी धीरे 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 घिस 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 कर क्या हो जाता है, ये बह जाता है। तो दोस्तों यहाँ कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, इस प्रकार की लाइनें बनती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से पानी तो इधर जा रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से बनती है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, अगर इसको हम कारण की बात करें तो दोस्तों इसमें यही समझाया गया है कि इसको ही संरचनात्मक सोपान कहते हैं। कैसे कहते हैं, आप इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि नदी के तल मार्ग में कोमल तथा कठोर, एक तो जो भाग होगा वो कोमल होगा, एक कठोर होगा, कोमल होगा, कठोर होगा, कोमल होगा, कठोर होगा, इस प्रकार से चलता रहता है। यानी कि कोमल तथा कठोर चट्टानों की परतें एकांतर क्रम में क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज स्थिति में बिछी रहती है। तो नदी जल धारा द्वारा मुलायम चट्टाने का अपर्दन हो जाता है। दोस्तों जब किसी मुलायम चट्टान का अपर्दन हो गया, अपर्दन का अर्थ हुआ टूटना, जब कोई मुलायम चट्टान टूटती है तो क्या हो जाएगा, खड्डा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में बताया जा रहा है कि मुलायम चट्टानों का अपर्दन शीघ्रता से हो जाता है, जबकि कठोर चट्टानें अपरिवर्तित रहती। जब
कोई चट्टान नहीं घिसती है तो दोहरा हो जाता है, घिसती है तो अपर्दन हो जाता है यानी कि खड्डा बन जाता है, नहीं घिसती है तो कठोर चट्टान आएगी तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला गया दोहरा बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से जैसे जैसे पानी चलता रहता है तो इस प्रकार की लाइनें आपको झरनों के अंदर यानी कि उसके तल वाला भाग है उसमें देखने को जरूर मिलेगी। अगर हम अच्छी तरीके से डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि ये कोई नदी जा रही है, ठीक है, उसमें लगातार पानी बह रहा है, तो उसमें कोई भाग जैसे कि कोई चट्टान बिल्कुल कठोर है तो वो टूटेगी नहीं, कोई चट्टान कठोर है तो वो टूटेगी नहीं, ठीक है, कोई चट्टान बिल्कुल मुलायम है तो वो टूट जाएगी। तो यहां तो दोहरा बन जाएगा, यहां पर पासा, यहां पर फिर से क्या बन जाएगा, खड्डा, दोहरा, खड्डा, दोहरा, खड्डा, इस प्रकार से वो बनता रहता है। तो इसे ही संरचनात्मक सोपान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल परिभाषा थी कि संरचनात्मक सोपान आखिर होते क्या है, समझ गए होंगे अब तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस बनता है कि संप्राय मैदान क्या है। एग्जाम में पूछा भी सवाल गया है कि संप्राय मैदान क्या है। तो दोस्तों जीर्णावस्था में समस्त स्थल खंड निम्न ऊंचावस्थ जो वाला भाग होता है, तो जिस पर नदियां मियांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, इस मैदान को ही डेविस ने संप्राय मैदान कहा है। दोस्तों संप्राय मैदान एक ऐसा मैदान होता है कि जो जीर्णावस्था होती है, जीर्णावस्था यानी कि टूटने की अवस्था होती है, तो जीर्णावस्था में समस्त स्थल यानी कि कोई भी अगर स्थल है वो जीर्णावस्था में हो गया यानी कि बिल्कुल सड़ गया है, ऐसा स्थल जो चढ़ा हुआ है यानी कि जीर्णावस्था में, उसका जो समस्त खंड, समस्त स्थल खंड है वो निम्न ऊंचाई वाला होता है। कैसा होता है, निम्न ऊंचावस्था वाला होता है, जिस पर नदियां मियांडर बनाती, क्या बनाती, मियांडर एक प्रकार का बनाती है और विस्तृत बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, एक विस्तृत मैदानों के बाढ़ का निर्माण करती है, और इस मैदान को ही डेविस ने संप्राय मैदान के नाम से जाना है। एक जीर्णावस्था जब होती है तो जीर्णावस्था में किसी भी स्थल खंड में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एक प्रकार का नदियां बन जाती है, मियांडर बन जाता है, और क्या बन जाता है, विस्तृत बाढ़ बन जाती है, मैदानों का निर्माण हो जाता है, और इसे ही हम डेविस ने क्या कहा, संप्राय मैदान के नाम से पुकारा है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। दोस्तों एग्जाम में सिंपल परिभाषा पूछी गई है कि वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सिंपल है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायु की मोटी परत या आवरण जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है। वायुमंडल के संगठन में अनेक गैस पाई जाती है जिनमें अधिकांश भाग नाइट्रोजन का, इसके बाद में दोस्तों नाइट्रोजन है 78% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 20 है 20.95% है, ऑर्गन है, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड है अत्यंत अल्प अनुपात में पाई जाती है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अत्यंत अल्प, बिल्कुल कम पाई जाती है, बाकी तो वैसे पाई जाती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम पाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, ओजोन आदि प्रमुख गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त विभिन्न मात्रा में जलवाष्प भी विद्यमान होती है। दोस्तों वायुमंडल में गैस तो होती है लेकिन इसके साथ साथ वाष्प भी, जलवाष्प भी होती है। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पवनों एवं आंधियों द्वारा मोटे सेल कण, रेत, धूल आदि वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं जो मुख्यतः निचले स्तर में विद्यमान होते हैं। वायुमंडल का दोस्तों जो ज्वालामुखी के माध्यम से रेत कण, धूल कण आदि वायुमंडल में पहुंचा दिए जाते हैं जो मुख्यतः निचले स्तर में दोस्तों विद्यमान होते हैं। वायुमंडल में लगभग 97% भाग भूतल लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दोस्तों यहाँ धरातल से 29 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं, कितने 29 किलोमीटर, तब तक तो हमें क्या पाया जाता है, वायुमंडल का निचला इस तरह में दिखाई देता है, वहां पर धूल कण होते हैं। इसके बाद में किंतु इसका बाहरी छोर जो 29 किलोमीटर यानी कि 30वें किलोमीटर पर हम जाते हैं तो वहां पर हमें कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। वायुमंडल में अनेक परतें पाई जाती है जिसमें सबसे निचली परत दोस्तों शोभ मंडल है और अधिकांश मौसमी घटनाएं यहीं पर उत्पन्न होती है शोभ मंडल में, और इसकी ऊंचाई वो 12 किलोमीटर तक पाई है। यहाँ से हम 12 किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या होता है, कौन सा मंडल है, शोभ मंडल है, ठीक है। और शोभ मंडल, वायुमंडल या परिवर्तन मंडल के बाहर समताप मंडल, मध्यम मंडल और ताप मंडल होते हैं। तो दोस्तों इसको हमने डिस्कशन एक बार किया था, सवाल इसी दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम में डिस्कशन किया है और पिछले वीडियोज में होगा वायुमंडल के बारे में। अब ये समताप मंडल दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते तो समताप मंडल आता है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यवर्ती परत जिसका विस्तार भूतल के लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों समताप मंडल वो मंडल होता है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यवर्ती परत है जिसकी विस्तार भूतल से जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इसकी स्थिति
शोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है और इस मंडल में तापमान में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन मंद एवं अल्प होता है। दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है वो बिल्कुल मंद गति से होता है, किंतु क्षैतिज परिवर्तन उल्लेखनीय मात्रा में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल क्षैतिज परिवर्तन तो होता है लेकिन ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता है। इसे समताप परत भी कहा जाता है। समताप परत वो परत होती है जिसमें वायुमंडल की मध्यवर्ती परत होती है। कैसी होती है? वायुमंडल की मध्यवर्ती परत होती है और ये समताप मंडल होता है। इसका विस्तार 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ से हम 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो समताप मंडल हमें दिखाई देता है और इसकी जो स्थिति है वो शोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य में पाई जाती है। और समताप मंडल में ऊंचाई, जैसे कि हम समताप मंडल में जाते हैं तो वहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ में ताप में वृद्धि होती है और इस मंडल में तापमान ऊर्ध्वाधर परिवर्तन मंद गति से होता है और क्षैतिज परिवर्तन वो तेज गति से होता है और इसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है 100वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल की प्रमुख गैसों के नाम। वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में है और वायुमंडल का आयतन है जो समूचे वायुमंडल का आयतन है 78.03% का वाला भाग है और दूसरे स्थल भाग पर ऑक्सीजन जो वायुमंडल में 20.99% अपना भाग रखती है, आयतन में फैले हुए है। और इस प्रकार नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वायुमंडल में 99% आयतन घेरे हुए है। और अन्य गैसें जैसे कि ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और ओजोन है। दोस्तों ये आंकड़े आपको ध्यान में नहीं रखने, केवल गैसों के नाम ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार पुनः मैं बता दूं कि कौन कौन से गैसों के नाम है वायुमंडल में। गैसों के नाम कौन कौन से? देखिए वायुमंडल में गैसों के नाम लिखना है तो दोस्तों याद रखना, ऑक्सीजन है, इसके बाद में नाइट्रोजन है, इसके बाद में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दोस्तों परसेंट मात्रा ध्यान रखना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि वास्तव में पढ़ा हुआ है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस है, ये पॉइंट आपको लिखना है, विभिन्न प्रकार की गैस है। और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, ये लिखना है। और समूचे वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन है वो 78.03% है, ये लिखना है। इसके बाद दूसरे स्थल पर ऑक्सीजन आ रही है, पहले नंबर पर नाइट्रोजन 78.03% और दूसरे स्तर पर है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है दोस्तों? 20.99% आयतन में फैले हुए, ठीक है। और इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 99% आयतन वायुमंडल का घेरे हुए और ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और ओजोन। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर अध्ययन किया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी प्रकार सिंपल लैंग्वेज के साथ में, तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।